नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है। तो देखिए क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है। ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें पृथ्वी को सौर ऊष्मा प्राप्त होती है वह विधि कौन सी है। तो विकिरण विधि है। ऊष्मा का माप है तो ऊष्मा का माप किस में किया जाता है, कैलोरी में किया जाता है। वह ताप जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक समान मापन देते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में तापमान है वो समान होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो गैस और द्रव्य में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है। और ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो चालन विधि के द्वारा होता है। अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि, तो वहाँ पर क्या होता है, वायु दाब कम होता है। वायु दाब कम होने के कारण अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलने लगता है। जल की वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है। तो हाइड्रोजन बंध के कारण जल की वाष्पन की जो अत्यधिक उच्च ऊष्मा है उसका कारण है हाइड्रोजन बंध। निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है पारा। फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पैमाने में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक सतह की घटना है तो क्या है, वाष्पन या भाप है वो सतही परिघटना है। निम्न में से कौन सी सतह ऊष्मा विकिरण के संपर्क में आने पर कम से कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो सफ़ेद पेंट से लेपित सतह है वो ऊष्मा विकिरण के संपर्क में आती है तो कम से कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। कैसी, सफ़ेद पेंट से लेपित सतह। मनुष्यों के लिए शोर की सहनीय सीमा करीब करीब होती है। तो मनुष्य शोर की सहनीय सीमा 85 डेसिबल होती है। ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग, ताप बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, आवृत्ति के द्वारा किया जाता है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। तो चमगादड़ ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करता है। ध्वनि तरंगे अपने साथ लेकर जाती है तो ऊर्जा को लेकर जाती है। जिन तरंगों में कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो वे तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। जिन तरंगों में कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा में होते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुप्रस्थ तरंग है वो ठोस और द्रव्य की सतह पर उत्पन्न हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंग कहाँ पर उत्पन्न की जा सकती है, ठोस और द्रव्य की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है तो ये सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंग ठोस और द्रव्य की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है और अनुदैर्घ्य तरंग है वो सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। वायु में ध्वनि तरंगे, तो वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कौन सी है। तो स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। स्प्रिंग में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। तनी हुई रस्सी में उत्पन्न तरंगे कौन सी है। तो तनी हुई रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगे किस में उत्पन्न होती है, तनी हुई रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है।
ताप पर निर्भर करता है। वायु का ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। तरंग गति के कण की महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो आयाम कहा जाता है। ये जो तरंग है इसके अधिकतम विस्थापन को, ये मान लीजिए आप, ये अधिकतम विस्थापन है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और इसी को ही क्या कहते हैं? आयाम कहा जाता है। तो तरंग गति के कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहा जाता है। आयाम क्या होता है? मूल स्थिति से माध्यम के विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन। ये क्या है? मूल स्थिति है। मूल स्थिति से माध्यम के विक्षोभ का जो अधिकतम विस्थापन है उसी को आयाम कहते हैं। आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं और आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंग अपसर्व्य कही जाती है। तरंग इंफ्रासोनिक कही जाती है जब उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को अपसर्व्य या इंफ्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो अपसर्व्य तरंगे कौन सी होती है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अपसर्व्य तरंगे कहा जाता है। बिल्कुल सही है। श्रव्य तरंगे किसको कहते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की आवृत्ति की जो ध्वनि है उसको श्रव्य कहते हैं। और प्राश्रव्य किसको कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। ये सभी कथन क्या है? यहाँ पर सही है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। जब ध्वनि तरंगे वायु, जल, अंतरापृष्ठ पर अपवर्तित होती है तब निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन हो जाता है। जब ध्वनि तरंगे वायु, जल, अंतरापृष्ठ पर अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। विमानों की आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा ध्रुवण की घटना उत्पन्न नहीं की जा सकती। बाकी विवर्तन हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, लेकिन ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस वस्तु में ध्वनि की गति है वो सर्वाधिक होती है। ऑप्शन में ठोस वस्तु कौन सी है? लकड़ी ठोस वस्तु है, तो लकड़ी में ध्वनि की गति इन चारों ऑप्शन में सर्वाधिक होगी। डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई होती है। ध्वनि रिक्त स्थान का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति करता है। तो ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति करता है। जब लाल, नीले तथा हरे रंग के प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। जब लाल, नीले तथा हरे रंग के प्रकाश का पुंज एक स्थान पर गिरता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। रमन प्रभाव प्रकाश की उन विकिरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। केवल प्रिज्म के आर पार जाती है, उन्हीं विकिरणों से संबंधित है। किसका प्रभाव? रमन प्रभाव है वो प्रकाश की उन विकिरणों से संबंधित है जो केवल प्रिज्म से गुजरती है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है? तो दृष्टिगोचर प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। दृष्टिगोचर प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है।